हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट। और जो चैप्टर है वो है 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले मैं चारों चैप्टर्स क्लियर करा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसमें पहला चैप्टर था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड फोर्थ था जो इससे प्रीवियस क्लास है वो थी प्लानिंग की क्लास, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवाई थी विद एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके सारे एग्जांपल्स दिए थे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो क्या आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनको बहुत ही हेल्प करेंगे आपको लिखने के लिए। तो जो आज का चैप्टर रहने वाला है हमारा वो है ऑर्गेनाइजिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और जिस बुक से हम कवर करने वाले हैं वो है सुभाष देव की बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपके जो क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज है इस बुक की बहुत ही इजी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसमें केस स्टडीज़ के क्वेश्चन अलग से दे रखे हैं, जिससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जामिनेशन के लिए। तो इसीलिए मैं आपको इसी बुक से, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस बुक के साथ, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ इस बुक को आपको, राइट। अगर नहीं भी है तो मैं आपको इसमें सारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो वन बाय वन सारे एक्सप्लेन करूँगी। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज पढ़े हुए हैं। आप जिस भी टॉपिक की क्लास लेना चाहते हो ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, केस स्टडी के क्वेश्चन करवाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से और क्वेश्चंस को लेके आऊँगी। पहले मैंने एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, अब कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी अपनी वन शॉट वीडियो के अंदर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो अब जो हमारा, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले बेसिकली जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि वर्क को डिवाइड करना, बिटवीन सही लोगों को असाइन करना, और अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। जितने भी हम काम करते हैं बिजनेस के अंदर, हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उन लोगों के बीच में जो स्पेशलाइज्ड हैं उस काम को करने के लिए, जिससे जिसके फायदे क्या हो सकते हैं, हमारा जो काम है वो इफिशिएंटली होगा, और क्या होगा, कंट्रोल अच्छा बना रहेगा, और क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो हमने इजी लैंग्वेज में समझ लिया कि ऑर्गेनाइजिंग होता है सही लोगों को सही काम के लिए असाइन करना। काम को इस तरीके से डिवाइड करें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि हमारा जो काम हो, जो पर्टिकुलर काम हो, उस काम को स्पेसिफिक लोग ही करें जो उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनके पास स्किल्स हैं एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, तो हम उनको किस में डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में डालेंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड हैं तो मार्केटिंग में, फाइनेंशियल रिलेटेड हैं तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में। तो ये सारे जो काम होते हैं जो असाइन किए जाते हैं वो किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किए जाते हैं, कौन किस काम को करेगा। तो ये सब हमने जान लिया कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को दिया जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयज, जो जिसके लायक है उसको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, मतलब वो ड्यूटी प्रोवाइड की जाती है या वो वर्क प्रोवाइड किया जाता है, दैट्स इट। एंड अब हम जान लेते हैं इसके ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस। तो जो फर्स्ट प्रोसेस रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट स्टेप है। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है, पहले हम क्या करेंगे, लोगों को आइडेंटिफाई कर देंगे, फिर क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्क में डिवाइड कर देंगे।
क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे काम जो होंगे, काम को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे। किसी भी काम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम क्या है, प्रोडक्शन करना और उसको सेल आउट करना, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे काम आएंगे ना, प्रोडक्शन के अंदर भी तो बहुत सारे आएंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, फाइनेंशियल एक पैसों का लेन देन देखेगा, कोई रॉ मटेरियल का देखेगा, कोई वर्क फोर्स का देखेगा, लेबर के ऊपर होगा। तो ये सारे जो काम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। लेबर का अलग, फाइनेंस से अलग, रॉ मटेरियल से अलग, प्रोडक्शन का अलग, ये सारी चीज़ें, और सप्लाई का अलग। ये सारे क्या हैं, पूरे काम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और क्या बांट दिया लोगों के बीच में कि कौन क्या काम करेगा। फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, फिर क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर क्या होता है, सिमिलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। सिमिलर एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती हैं, जैसे कि आपका क्या होगा, जो लेबर लगेगी प्रोडक्शन में वो और क्या करेगी, सप्लाई तक पहुंचाएगी, तो वो क्या हो गई, सिमिलर एक्टिविटीज़ हो गई। उनको क्या किया जाएगा, ग्रुप किया जाएगा। एक जैसी एक्टिविटीज़ होंगी उनको एक ग्रुप में डाला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, राइट। एंड द थर्ड स्टेप है इसका, जो कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का है, वो रहेगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है हर एम्प्लॉय को स्पेसिफिक काम देना, जिससे कि क्या होगा, कंफ्यूजन कम होगा। क्या होगा, अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम दिए जाएंगे जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, राइट। फोर्थ स्टेप है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें फोर्थ जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का, इसमें देखा जाएगा कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसमें होता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होती हैं इसके अंदर। मतलब स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी को कोई काम दिया गया, वो किसे रिपोर्ट करेगा। इसमें अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली जो प्रोसेस स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ वन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। हमने ये सारे स्टेप बाय स्टेप जान लिए हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं, राइट। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या रहती है, सिग्निफिकेंसेस क्या क्या रहते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, तो वन बाई वन इसे जान लेते हैं हम। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो हेल्प करती है हमें स्पेशलाइजेशन में। मीन्स जो जिसका काम है क्या करेंगे, उसको स्पेशलाइज पर्सन को असाइन करेंगे, स्पेशलाइज एम्प्लॉय को असाइन करेंगे स्पेशलाइज वर्क के लिए, जो जिसके लिए रिक्वायरमेंट है जिसकी, उसको हम ऑप्ट करें, मतलब रिक्रूट करें। तो इसके फायदे हैं ऑर्गेनाइजिंग के, क्या बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी कैसे आती है, हम क्या करते हैं जब डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, डिपार्टमेंट सिमिलर वर्क एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, क्लैरिटी रहती है काम की कि कौन किस काम को करेगा थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। एंड द थर्ड है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहता है, सबकी क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स होते हैं, सबको कौन सा क्या काम कहाँ करना है, ये सारे में किसमें हेल्प करती है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है, या इंपॉर्टेंस है किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, क्या ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, इंक्रीज करती है, एक्सपेंशन करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। किस तरीके से क्या करती है, ग्रोथ बाय अलाउइंग बिजनेसमैन टू ऐड मोर जॉब पोजीशन। बहुत सारी जॉब पोजीशन रिक्रूट होती हैं, जैसे कि क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन स्किल्स ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। और कह सकते हैं एडेप्टेशन टू चेंज, कैसे चेंज को एडेप्ट कैसे करते हैं, बाय अलाउइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुइटेबली
मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे हम कह सकते हैं, क्या करते हैं हम स्किल्स के थ्रू, क्या करते हैं जो जैसा काम की नीड है हम उसको असाइन करेंगे। आगे चल के कुछ चेंजेस होते हैं बिजनेस के अंदर, हमें और डिपार्टमेंट्स की नीड होती है, तो ये सब किसके अंदर होगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है बाय द डेलीगेशन ऑफ वर्क। डेलीगेशन ऑफ वर्क भी किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। कैसे, जो सुपीरियर होता है वो अपना काम क्या कर देता है, डेलीगेट टू सबॉर्डिनेट। डेलीगेट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने समझाया हुआ है अपनी वीडियोस में, आप चाहें तो अपने मेरे लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस में भी मैंने डाला है कि डेलीगेशन ऑफ वर्क क्या होता है, राइट। अगर मैं इसमें शॉर्ट में बता दूं तो डेलीगेशन होता है अपने काम को दूसरे से करवा दिया जाए। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट लेवल ने मिडिल मैनेजमेंट लेवल के किसी एम्प्लॉय को कहा कि आपको क्या करना है कि मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके देनी है प्रोडक्शन रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, अपने जो टॉप मिडिल मैनेजमेंट लेवल का जो एम्प्लॉय है, सुपरवाइजर है, वो क्या करेगा, अपने से लोअर को ये इंफॉर्मेशन डेलीगेट कर देगा कि वो इस रिपोर्ट को बनाकर उसे दे। फिर क्या करेगा, मिडिल जो मैन रहेगा या सुपरवाइजर रहेगा वो अपनी जो रिपोर्ट तैयार करके देगा, सबॉर्डिनेट या लोअर लेवल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय वो किसे देगा, मिडिल वाले को। मिडिल क्या करेगा, टॉप को पहुंचा देगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सुपरवाइजर की, कि उसको काम दिया गया, अगर टाइम पे काम नहीं होता है तो अकाउंटेबल कौन रहेगा, मिडिल वाला ही रहेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट काम टॉप मैनेजमेंट वाले ने लोअर लेवल वाले एम्प्लॉय को नहीं दी गई है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिवीजन। इसमें इसमें जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें ये बताया गया है कि कौन किसे रिपोर्ट देगा, राइट। तो अब पढ़ते हैं हम क्या, अब पढ़ेंगे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो कि दो पार्ट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेनली फॉर्म बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर के जो जॉब्स होते हैं उनको किस में रखा जाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। जैसे कि होता है ह्यूमन रिसोर्स आ गया, फाइनेंस आ गया, मार्केटिंग आ गया, प्रोडक्शन आ गया, ये सब किसके अंदर आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर, जो कि है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो इसमें देख लेंगे हम, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग लार्ज होता चला जाता है। डिविजनल और ऑफ स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें आता है कॉस्मेटिक का अलग डिवीजन, मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर डिवाइड कर दिया जाए अपने प्रोडक्शन को, कॉस्मेटिक का अलग रख लिया जाए, गारमेंट्स का अलग, फुटवियर का अलग, स्किन केयर का अलग। गारमेंट्स में क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर में या फिर डिविजनल में क्या रहता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स, बट उसके जो अगर हम देखें फंक्शनल स्ट्रक्चर उसके भी अंदर आएगा। जैसे कि हमने क्लोथ्स ले लिया, एक क्या हो गया, ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके अंदर भी क्या हमें जरूरत पड़ेगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर की, जिसमें एचआर आ जाएगा, क्योंकि क्लोथ्स हैं, हमारा क्लोथ डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर भी वर्क करता है अंडर द डिविजनल स्ट्रक्चर। दैट्स इट। अब जान लेंगे एडवांटेजेस। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट वन क्या होता है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो हेल्प करता है स्पेशलाइजेशन में, राइट। इट्स लीड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। कैसे फंक्शन स्पेशलाइजेशन कैसे है, फाइनेंस की अलग, एचआर की अलग, मार्केटिंग की अलग, प्रोडक्शन की अलग, तो ये क्या है, स्पेशलाइजेशन लीड कर रहा है ना फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जो एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, वो है इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी। क्या करता है, मैनेजरियल और ऑपरेशनल इफिशियंसी को इंक्रीज करता है कौन, फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा
जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है उसको क्या करता है, लो करता है। कैसे? बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, फाइनेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मार्केटिंग के अंदर ही आता है एडवर्टाइजमेंट, फाइनेंस हो गया, ये सारे क्या करते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो करते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज रहेगा आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर वो रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। कंट्रोल रहेगा आपका और क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा विद इन द डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रहेगा। अब पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट। तो जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होता है, emphasis on departmental object than overall organizational objectives। ये क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेगा कि हम मार्केटिंग कैसे करें, एडवर्टाइजमेंट हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाने हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए वो फोकस किस पे होगा, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने पर, राइट। बट इसमें क्या मिसलीड हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान सबसे ज़्यादा दिया जाता है अपने डिपार्टमेंट। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया किसका, फंक्शनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट है लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्ट। क्या होता है, एक ही स्किल के लोगों को हमने जोड़ दिया एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या हो जाता है उनके बीच कंपटीशन हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, डिसएडवांटेज होती हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सभी सेम स्किल्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट। जो मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है अंडर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, इट विल बी डिफिकल्ट। ये हमारे डिसएडवांटेज हो गए और एडवांटेजेस हो गए फंक्शनल स्ट्रक्चर के। अब हम पढ़ लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस की जो कि हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, वो है जैसे कि हेल्प हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स। क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह की स्किल को डेवलप करते हैं, हेल्प करता है कौन, डिविजनल स्ट्रक्चर। कैसे, ह्यूमन रिसोर्स को भी वो इंकरेजमेंट करेगा, मार्केटिंग को भी, फाइनेंस को भी, प्रोडक्शन को भी, ये सारी चीज़ें। हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करता है, फिक्स कर देता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कौन, डिविजनल स्ट्रक्चर। और क्या करता है, फैसिलिटेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, कौन, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में मैंने बताया था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, अ लार्ज कंपनी में भी डिवीजन लाइक कॉस्मेटिक, गारमेंट्स एंड फुटवियर एंड स्किन केयर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर थी, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम पढ़ लेंगे डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, तो होते हैं कन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन। क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है अराइज किसके भी, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके डिविजन्स हैं। जैसे कि डिविजन्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया। फाइनेंस को एक फिक्स अमाउंट दे दिया गया डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर के 10,000 में आपको 100 आउटपुट जनरेट करके देना है, और ये फाइनेंस को दे दिया अमाउंट। अब फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो प्रेशराइज करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि हम आपको 10,000 ही देंगे क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, आपको इतने में 100 आउटपुट्स बना के देने हैं। बट क्या हुआ, प्रोडक्शन इतना अवेलेबल है ही नहीं कि वो 100 आउटपुट्स बना के दे दे अंडर 10,000 रुपीज़ या जो भी अमाउंट दे रखा है। तो क्या हुआ, एक दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज हो गया। लीड इंक्रीज इन कॉस्ट, क्या करेगा, जो कॉस्ट है
उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जो कि क्या है, नुकसान है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये सारे डिसएडवांटेज एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या, हम पढ़ेंगे अब डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फंक्शंस पे। जो फॉर्मेशन होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट का या फंक्शनल स्ट्रक्चर का, वो बेस्ड होता है फंक्शन पे। जैसे कि किसका क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, मार्केटिंग फंक्शन है, आपका HR फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइन एंड सपोर्टेड बाय द फंक्शन। जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड होता है प्रोडक्ट लाइंस पे, और जो प्रोडक्ट लाइंस होती हैं सपोर्टेड बाय फंक्शनल एक्टिविटीज या स्ट्रक्चर। फिर से एक बार जान लेते हैं, जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो बेस्ड होता है प्रोडक्ट लाइन पर, कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन है, कॉस्मेटिक की है आपकी, या गारमेंट्स की है, या स्किन केयर की है, या क्लोथ्स की है, या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की है। तो ये बेस्ड होती है इसकी फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट लाइन के ऊपर। जो प्रोडक्ट लाइन होती है ये सपोर्टेड बाय फंक्शंस होती है। जो फंक्शन होते हैं वो सपोर्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट लाइन को, राइट। अब हम जान लेते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो इसका क्या होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, राइट। तो एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड, कंटिन्यू बोलते बोलते थोड़ा सा, कोई नहीं, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन कैसा होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है डिफिकल्ट होता है फॉर्मेशन होने में जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, बट जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ईजी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के बाद में। अब हम जान लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो फंक्शनल सॉरी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसका मतलब होता है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिज़ाइन होती हैं मैनेजमेंट के थ्रू टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसका मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू बनती हैं, जिसका मेन काम क्या होता है, अपने गोल्स को अचीव करना। द स्ट्रक्चर इज फॉर्मल और कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। जो स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो फंक्शनल भी हो सकता है और डिविजनल भी हो सकता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। जो फीचर अगर मैं फर्स्ट बताऊं तो डिज़ाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये डिज़ाइन बाय होता है टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं पहले से ही कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट वन है प्लेस मोर इमेजिन टू वर्क। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, किस पे जोर देता है, फोकस किस पे करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करता है सबसे ज़्यादा फोकस करता है हमें कौन सा काम करना है और कब तक हमें कंप्लीट करके देना है। और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्केलर चेन में होता है। स्केलर चेन मीन्स टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स जो सुपीरियर होगा वो कम्युनिकेट करेगा मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, और जो मिडिल मैनेजमेंट होगा वो लोअर डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करेगा। अगर कोई बात होगी, कोई कहना होगा कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या किसी भी एम्प्लॉय को अपनी प्रॉब्लम्स कहनी होंगी तो वो डायरेक्टली क्या होगा, मैंने टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, पहले मिडिल अपने सुपरवाइजर से करेगा, सुपरवाइजर फिर मिडिल
जो डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनसे करेगा, फिर देन टॉप मैनेजमेंट से होगा। डायरेक्टली कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जितने भी जो बिहेवियर हो, जो स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होता है, लेड डाउन बाय रूल्स, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल को हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में जाने तो फॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, सारी चीज़ें फॉर्मली हों, उसके अंदर क्या होगा, सारे मैनेजमेंट क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी। कोई भी कम्युनिकेट डायरेक्टली किसी टॉप मैनेजमेंट से नहीं कर सकता, छोटे पहले उससे बड़े से करेगा, फिर उससे बड़ा उससे करेगा, फिर देन सबसे बड़े से आप जो मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट है उससे बात होगी या सुपीरियर से बात होगी, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब अगर मैं कहूँ तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके एडवांटेजेस हैं, ईजियर टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही ईजी होता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना, क्योंकि ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन किसके थ्रू होती हैं, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। वही सारे रूल्स क्रिएट करता है, सारे रूल्स बनाएंगे, कौन किससे कौन कम्युनिकेट करेगा, और जो भी डिसीजन होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं कि ये काम ही करना है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, क्या अवॉइड करते हैं हम, डुप्लीकेट एफर्ट्स को। एक बार जो काम कह दिया है वही करेगा, काम जिससे कहा गया है वही एम्प्लॉय काम को करेगा, अदर एम्प्लॉय नहीं करेगा। एक बार किसी ने कमांड दे दी, टॉप मैनेजमेंट ने दे दी, तो वही सारी फॉलो होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब पढ़ लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फॉर्मल में कोई भी चीज़ होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, तो क्या कर सकती है, ये प्रोसीजर में डिले कर सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन, ये क्या होता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देता है, क्रिएटिविटी को लो करता है कौन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी सबॉर्डिनेट को कोई भी राइट नहीं दिया जाता कि आप अपने व्यूज रखिए, आप अपना क्रिएटिव माइंड या क्रिएटिविटी दिखाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें सब कुछ फिक्स होता है बाय द टॉप मैनेजमेंट, किसी को कोई मौका नहीं दिया जाता अपने डिसीजंस रखने का, अपने विचारों को रखने का, अपने न्यू आइडियाज़ को रखने का। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होता है, जो क्रिएटिविटी होती है वो कम होती है। और क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की डिफ़िकल्टीज़ को समझते नहीं हैं, सब कुछ फॉर्मल चलता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बस जो टॉप कमांड दी गई है उसको फॉलो करो, बस ये होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ लिया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, उसके फीचर्स जान लिए, उसके एडवांटेजेस जान लिए और डिसएडवांटेजेस जान लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। इनफॉर्मल से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इनफॉर्मल का मतलब ही है कि कोई भी काम किसी के द्वारा करवाया जा सकता है, डिसीजंस जरूरी नहीं है कि सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगा, लो लेवल भी ले सकता है। तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बताऊं तो इसमें होता है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप होता है, एक नेटवर्क होता है सोशल रिलेशनशिप का बिटवीन एम्प्लॉयज़, वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अगर मैं एग्जांपल्स दूँ तो क्या होता है, मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स टेकिंग पार्ट इन द क्रिकेट मैचेस ऑन संडेज। और क्या होता है कि मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है और सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, एक साथ खेलने का एक डे डिसाइड करते हैं कि संडे को हम गेम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सारी जो मीटिंग होगी, एक क्या होगी, इनफॉर्मल मीटिंग होगी। तो ये सब किसके अंदर आएगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और क्या होगा, मीटिंग इन कैफेटेरिया फॉर मॉर्निंग कॉफ़ी और चेस ग्रुप, ये सारे क्या
गेम्स खेल लिए, मीटिंग करा ली कैफेटेरिया के अंदर, ये सब किसके अंदर आएंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? यह होता है, ये फॉर्म जो होती है या जो ओरिजिनेट होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए सोशल पर्सनल इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉयज। क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके बीच में जैसे मिडिल डिपार्टमेंट हो गया, वो क्या करेगा? आपस के एम्प्लॉयज ने मीटिंग कर ली कैफेटेरिया के अंदर, क्या कर लिया? मैच खेल लिया संडे के दिन, या फिर कॉफ़ी पे चले गए साथ में किसी मीटिंग को लेकर। तो फॉर्मल के ही अंदर जो इनफॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, सोशलाइजेशन हो रहा है या सोशल रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डज नॉट फिक्स लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती है कम्युनिकेशन की, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या था? स्केलर चेन थी, टॉप डाउन मेथड था उसके अंदर। बट क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है? कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। और जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है? अराइज होती है आउट ऑफ द पर्सनल क्वालिटीज, मतलब कि अथॉरिटी उसी को दी जाएगी जिसके पास क्वालिटीज हैं। इनफॉर्मल एंड अब पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? जो अगर मैं एडवांटेजेस बताऊं, सॉरी, इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। क्या होती है? फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होती है? जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो फास्टर क्या करती है? स्प्रेड करती है। कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो टॉप टू डाउन नहीं होगी, कोई भी किसी को इन्फॉर्म कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है। तो क्या हो जाती है? जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो फास्टली स्प्रेड हो जाती है, तो ये हमारा फायदा हो गया। डिलेइंग नहीं होगी इसके अंदर। नेक्स्ट है फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स। क्या करती है? फुलफिल करती है सोशल नीड्स को, जो मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस तरीके से? दे उनको पर्क्स दे दिए, उनको टूर दे दिया, उनको क्या कर दिया? बोनस दे दिया। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? सोशल नीड्स को फुलफिल करती हैं। किसके अंदर होगा? ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? स्प्रेड र्यूमर्स फैल सकते हैं, क्योंकि जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो एक दूसरे को झूठ भी बोल सकता है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है, जिससे कि कोई कंफर्म भी नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है, राइट। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब क्या पढ़ेंगे हम? डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन के अंदर क्या होता है? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर की कोई क्या है? कोई काम है, कोई अथॉरिटी ही तो होगी उसको क्या काम करने की है, जैसे कि उसको अथॉरिटी है कि वो अपने से जो लो डिपार्टमेंट है, या फिर मैं कह दूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया या एचआर डिपार्टमेंट हो गया, उसमें क्या करेगा वो? उसको कहा गया है, किसको? जो मिडिल डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है या एम्प्लॉय है, उसको कहा गया है थ्रू बाय द टॉप मैनेजमेंट कि आपको क्या करना है कि जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है उसको आप रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहिए। सारे जितने भी हमारी रिक्रूटमेंट हुई है नए एम्प्लॉयज़ की, वो सारी लिस्ट बनाकर दे, तैयार करें और बताएं कि कितने हमें और एम्प्लॉयज़ चाहिए और कितने हमें अभी क्या करने हैं? रिटायर करने हैं या फिर उनका प्रमोशन करना है। तो जो मिडिल डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होगा या सुपरवाइज़र होगा, वो क्या करेगा? अपनी अथॉरिटी को, जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका जो सुपरवाइज़र होगा या कोई हेड एम्प्लॉय होगा, उसको क्या करेगा? अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसको? अपने सबऑर्डिनेट को। वो क्या करेगा कि आप अपने डिपार्टमेंट की सारी रिपोर्ट को कलेक्ट करके खुद लीजिए। सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके अंडर, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं,
सारी उनसे कहिए कि एक रिपोर्ट बना के तैयार करें, वो आपको दें और आप मुझे दीजिएगा, मैं दूंगा टॉप मैनेजमेंट को। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या हुआ, अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया। टॉप ने मिडिल को दी, मिडिल ने क्या कर दिया, लोअर को दे दी। तो ये क्या हो गई, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई। ये किसके अंदर आएगा, अगर मैं बात करूँ तो ये मेनली आता है डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन इज द फर्स्ट नीड टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही फर्स्ट नीड होती है डेलीगेशन किसी भी एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इक्वल टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन। इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी आपने डेलीगेट की है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी की। जो आपने डेलीगेट कर दी है अथॉरिटी, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए जो अथॉरिटी आपको दी गई है। नेक्स्ट वन है डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिक्शन। मीन्स डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वर्क के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, आप अकाउंटेबल होगे। अगर आपने जो काम दे दिया है सबॉर्डिनेट को, जो सुपरवाइजर है, तो आपने सुपरवाइजर को दिया, सुपरवाइजर ने सबॉर्डिनेट को दे दिया, तो ये क्या होगा कि अगर उसने काम नहीं किया है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे, ना कि सबॉर्डिनेट होगा। तो ये चीज़ हमने समझ ली। नेक्स्ट थर्ड जो प्रिंसिपल रहेगी डेलीगेशन की वो है द अथॉरिटी ग्रांटेड टू सबॉर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीड डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। क्या होता है इसके अंदर, अगर आपने डेलीगेट की, जैसे कि सुपरवाइजर, वही फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, इसलिए मैं बार बार एक ही उसी एग्जांपल को बार बार कनेक्ट करवा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या किया, सुपरवाइजर ने किसको दे दी थी, अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट कर दी थी। अगर बाई चांस वो काम करके नहीं दे रहा है तो आप क्या कर दोगे, दूसरे अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी को डेलीगेट कर दोगे। अब हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन के मेनली थ्री एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो अथॉरिटी होती है इसके अंदर क्या होता है, आपको राइट होता है कमांड देने का, राइट। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके अंदर क्या करते हो, आप टास्क को असाइन करते हो। फिर से समझ लीजिए, जो अथॉरिटी होती है उसके अंदर क्या होता है, आपको कमांड देने की राइट होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या करते हो, आप टास्क को असाइन करते हो कि क्या टास्क देना है। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, आंसरेबिलिटी होती है फॉर आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। अकाउंटेबिलिटी के अंदर ये होता है कि जो आपने टास्क असाइन किया है उसकी आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि आपने जो काम किया है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो जवाब किसे देना पड़ेगा, जिसको अथॉरिटी दी गई है, राइट टू कमांड जिसे दिया गया है। तो ये हमने जान लिया। अगर मैं कहूँ कि अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका अथॉरिटी का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। फॉर्मल पोजीशन से क्या होता है, अराइज होती है, फॉर्मल सीट होती है। टॉप मैनेजमेंट ही तो कमांड देता है अपने सबऑर्डिनेट को, सब या सुपरवाइजर को, या अपने से नीचे वाले एम्प्लॉय, नीचे वाला उससे नीचे वाले को। तो अराइज कहाँ से होती है, अथॉरिटी टॉप लेवल से होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसके लिए होती है, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट है, ये टॉप हो गया, ये हो गया उससे लोअर वाला। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो टॉप है या लोअर वाली होगी, तो लोअर की होगी ना टुवर्ड्स टॉप, उसको ही तो जवाब देना, उसको ही तो उसका काम, जो कमांड दी है टॉप मैनेजमेंट ने या टॉप मैनेजमेंट कह सकते हैं या टॉप लेवल एम्प्लॉय कह सकते हैं या बॉस ने, ऐसे समझ लिए बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कोई कमांड दी है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एम्प्लॉय की होगी टुवर्ड्स अपने बॉस के लिए, कि वो क्या करेगा, अपना काम करके, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उस काम को करने के लिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दिया है अपने एम्प्लॉय को, राइट। अकाउंटेबिलिटी में अगर कहूँ, इसका ओरिजिन होता है राइजिंग फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है, सॉरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है अकाउंटेबिलिटी। और अगर हम फ्लो देखें तो जो अथॉरिटी का फ्लो होता है डाउनवर्ड होता है, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लो। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का होता है अपवर्ड, डाउन टू मिडिल, मिडिल टू टॉप।
अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है, अपवर्ड, डाउन टू अप टू हायर अप, राइट। तो ये हो गया। अगर मैं कहूँ डेलीगेशन, तो अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते हो, और अकाउंटेबिलिटी को तो डेलीगेट किया ही नहीं जा सकता, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? तो क्या करती है डेलीगेशन? इफेक्टिव मैनेजमेंट को क्रिएट करती है, मोटिवेशन बढ़ाती है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करती है। ये सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंस हैं डेलीगेशन की। क्या करती है? एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करती है, मोटिवेशन बढ़ाती है एम्प्लॉयज़ का, इफेक्टिव मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करती है, और क्या करती है, ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है, बेटर कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा, क्या कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती है, क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की क्या करती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, राइट। अब पढ़ लिया हमने क्या, अब पढ़ेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन इज अ एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन द डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई बाय 2, व्हेन वी डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, आपने क्या किया, वर्क को टॉप को ने क्या दिया, मिडिल को दिया है, मिडिल क्या कर रहा है, उसको अपने लोअर लेवल की एम्प्लॉय से करा रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। अब इम्पोर्टेंस पढ़ ले हम इसकी। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट को रिलीव करता है। कैसे, क्या करता है, वो क्या करेगा, अपने से लोअर को एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज असाइन कर देगा कि आप ऐसा करो, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, वो सारे आपके लिए रूल्स बना दो, आप उनसे अपना काम करवाओ जिस तरीके से करवाना है, लेकिन मुझे जो गोल बनाया गया है वो अचीव करके दो, चाहे जैसे भी आपको काम करवाना है अपने से लोअर सबॉर्डिनेट से। तो वो क्या करेंगे, जो मिडिल वाले सारे ड्यूटीज़ असाइन करेंगे उनके लिए, सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करेंगे, तो ये सब होता है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। तो क्या होता है, रिलीफ देता है टॉप मैनेजमेंट को, डेवलप क्या करता है, डेवलप इसमें फैसिलिटेट ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्विक डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज करता है। क्या होता है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसीजन क्या क्विकली लिए जाएंगे। बेटर कंट्रोल को इंक्रीज करता है, कंट्रोल क्या होता है, इंक्रीज होता है जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्या होती थी, इंफॉर्मेशन बहुत डिले होती थी सेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि टॉप करेगा फिर मिडिल फिर लोअर फिर उससे लोअर, तो ये सारे चेन के थ्रू होता था सारा काम, तो उसमें डिले होता था। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, क्विक डिसीजंस होंगे आपके, और टाइम कंज्यूम होगा आपका सही, बेटर क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो ये सब हमने जान लिया, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो हमने सारा टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जो कि आपके 12th एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर और किसी टॉपिक में कोई कमी रह गई हो, उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और आपके लाइक कमेंट शेयर करने से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, तो इसीलिए आप अगर लाइक करोगे या फिर सब्सक्राइब करोगे आप, तो क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से और इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी वीडियोस में, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएंगे और बेहतर तरीके लाएंगे आपको सिखाने के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।